डायरेक्ट कॉस्ट, यस, और प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होता है? प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होता है? हाउ डू यू कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट? Prime cost is total of direct material, direct labor, and direct expenses. Can you see it on my screen? Prime cost is total of direct material, direct labor, and direct expenses. Then come factory cost. How do you get factory cost? इसको मैं लिखूँ ना, तो it is like this. Direct material plus direct labor plus direct expenses. ये तीनों मिला के मुझे क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में अगर मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड्स ऐड कर दिया, आई विल गेट वर्क कॉस्ट. जिसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं. इसमें ऐड किया ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स. Then this will give you COP, cost of production. Cost of production में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड किया. Then it is cost of sales or total cost. सेल्स और कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं प्रॉफिट. ये याद रहेगा आप लोगों को. ये शॉर्टकट कॉस्ट शीट है. अभी इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, बट ये बेस याद है आप लोगों को? आर यू अवेयर ऑफ दिस बेस? इधर तक हमने किया था लास्ट लेक्चर में. इफ दिस पार्ट इज क्लियर देन वी विल मूव फॉरवर्ड. पहले आता है प्राइम कॉस्ट, फिर आता है वर्क कॉस्ट, फिर सीओपी, कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट, देन प्रॉफिट एंड सेल्स. इज इट ओके टिल हियर? यहाँ तक याद रहेगा? कैन वी मूव अहेड? नाउ I think this is a wrong chapter that I have opened. 1 minute. So what is material? अभी ये हम लोगों को समझना जरूरी है. कल मैं ना कॉस्ट ऑडिट कर रही थी एक कंपनी का, फार्मा कंपनी का. आई एम जस्ट शेयरिंग एन एग्जांपल टू लेट यू नो कि लोगों को मटेरियल का मतलब नहीं मालूम है. आप लोगों से मैं पूछती हूँ. अभी ये मटेरियल एक्सप्लेन करने के बाद मैं आप लोगों से केस स्टडी डिस्कस करूंगी. यू शुड टेल मी वेदर दैट इज मटेरियल, रॉ मटेरियल और नॉट. ठीक है? Raw material is which can be identified in the product and conveniently measured and directly charged to the product. जो आपका फिनिश गुड्स है उसमें वो मटेरियल दिखना चाहिए, डायरेक्टली दिखना चाहिए, उसको मेजर करने आना चाहिए और उसको प्रोडक्ट को हम चार्ज करते हैं. मींस वी शुड चार्ज इट टू द प्रोडक्ट कॉस्ट में वो मटेरियल करके आना चाहिए. It should directly enter into the production process and form part of the finished goods.
रॉ मटेरियल हमेशा प्रोडक्शन प्रोसेस में पहले पहले एंटर होता है और वो उससे फिनिश गुड्स बनता है। जैसे लकड़ी लाई तो लकड़ी से फर्नीचर बना। सो विच कैन बी डायरेक्टली, कपड़ा लाया, कपड़े से फिनिश्ड आपके रेडीमेड गारमेंट्स बने। सो विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड टू अ प्रोसेस, इंक्लूड्स ऑल रॉ मटेरियल, उसमें सब रॉ मटेरियल आता है, मटेरियल स्पेसिफिकली परचेज फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, प्रोसेस और ऑर्डर। एक तो जनरल मटेरियल होता है, और अगर किसी प्रोसेस के लिए, अभी जब आप टेलर के पास स्टिचिंग के लिए कपड़े देते हो तो आप कुछ उसमें डिजाइनर चीजें बोलते हो डालने के लिए, तो वो मटेरियल वो स्पेशली आपके कपड़ों के लिए लाता है, तो दैट इज मटेरियल विच इज परचेज स्पेसिफिकली फॉर योर जॉब और प्रोसेस और ऑर्डर, दैट इज ऑल्सो मटेरियल। पार्ट्स और कंपोनेंट परचेज और प्रोड्यूस, जो भी अभी फैन बनाना है तो मैंने बोला ना उसमें बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, या परचेज करो या उसको खुद बनाओ, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, कल मैंने आप लोग को बताया था ना प्राइमरी पैकिंग मटेरियल क्या होता है परसों। जो पैकिंग में आपको सामान मिलता है वो प्राइमरी पैकिंग है। सेकेंडरी पैकिंग क्या होता है, ये सब जो छोटी छोटी चीजें आपको मिलती है वो एक बड़े कार्टन्स में, बड़े ड्रम्स में पैक होके आती हैं। सो दोज आर सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। वो सब क्या है, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ, पानी सब लोगों ने देखा रहेगा, बिस्लरी वाटर। बिस्लरी वाटर, पानी इज द मेन फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसको पैक करते हैं बॉटल्स में, दैट इज प्राइमरी पैकिंग। बाद में 24 बॉटल्स का एक बॉक्स बनाते हैं, तो वो 24 बॉटल्स को एक साथ एक बॉक्स में या एक पैकिंग में ऐड करते हैं, वो जो सेकेंड नंबर ऑफ पैकिंग है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पैकिंग। आर यू क्लियर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकिंग में क्या फर्क होता है? यस मैम। अभी मैं एक केस स्टडी आपको दे रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि वेदर इट इज रॉ मटेरियल और वेदर इट इज नॉट अ रॉ मटेरियल। आई हैव डिस्कस्ड दिस विद द कॉस्ट अकाउंटेंट। एवरीवन शुड पुट अ आंसर इन द चैट बॉक्स। अभी आपको पता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज मेडिसिन बनाती है, उनके अलग अलग कॉम्पोजिशंस होते हैं। तो एक बैच में जब मेडिसिन बनते हैं तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है, सेकेंड एक बैच खत्म होने के बाद दूसरा बैच चालू करने से पहले दे इशू सम सॉल्वेंट्स। नाउ व्हाट इज दिस सॉल्वेंट? सॉल्वेंट्स आर द क्लीनिंग मटेरियल यूज्ड टू क्लीन द प्लांट वेसल। अभी प्लांट में क्या होगा, एक वेसल होगा, एक ड्रम होगा, मैंने आपको बीच में भी दिखाया था ना एक फैटी अल्कोहल का प्लांट दिखाया था जिसमें आपको बड़े बड़े ड्रम्स दिखे थे, देखे थे कि नहीं? तो वो ड्रम्स में वो लोग जब मतलब मटेरियल मिक्स करते हैं उसको पहले क्लीन करना पड़ता है। वो क्लीनिंग के लिए वो लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट लेते हैं, ऐसे उनके क्लीनिंग मटेरियल्स है जिससे वो प्लांट पहले वॉश होता है, फिर नेक्स्ट बैच के लिए तैयार होता है। तो ये जो सॉल्वेंट्स है, वेदर इट इज अ मटेरियल और नॉट, solvent should form part of material or not. Am I audible? Nikita Chaudhary says yes, Vaishnavi says yes, Pushpa yes, okay, Anushka yes, Zakira yes. अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये सॉल्वेंट डायरेक्टली आपको फिनिश प्रोडक्ट में दिखने वाला है? ये मटेरियल से आपका फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है क्या? नो। रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल क्या होता है? फटाफट सबके आंसर्स चेंज हो गए। क्या होगा? शुड इट बी अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल और इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल? जल्दी बोलो, उसको रॉ मटेरियल में इंक्लूड नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। yesterday I had a discussion with the CFO of that company. इसका एक प्लांट अंबरनाथ में है और एक प्लांट अतुल में है, गुजरात में। ये प्लांट मतलब इनका ये प्लांट अंबरनाथ में और गुजरात में जो है वो भी कॉस्ट अकाउंटेंट है। द CFO ऑफ दैट कंपनी इज आल्सो कॉस्ट अकाउंटेंट। ही डिस्कस दैट कि मैं उसको बुक्स में रॉ मटेरियल करके रिकॉर्ड करता हूँ, इसके लिए जब मैं इश्यू करूंगा तो वो रॉ मटेरियल है।
So today they had a board meeting जिसमें उनको report present करना था, तो I said today let it go, we'll discuss on this and I don't think it is a raw material. So आप लोग को समझा अभी ये raw material नहीं है, it does not form the part of finished product. इसके लिए ये raw material नहीं है. It should be treated somewhere else, but it cannot be the part of raw material. समझ में आया अभी आपको? How we study and link with practical examples. ऐसे बहुत सारे आपको जब आप रियल लाइफ में जाओगे तो you'll get lot of examples. डायरेक्ट लेबर will, अभी डायरेक्ट लेबर क्या होता है, चलो लेट अस सी दैट. ये किया था ना कल हम लोगों ने, डायरेक्ट लेबर किया था कि नहीं किया था? Yes, I think we have done it ना, किया है ना ये सब? हाँ किया है ना, आप लोग बोलते ही नहीं हो. नाउ वी आर एक्चुअली सपोज टू डू ओवरहेड्स. ओवरहेड से स्टार्ट करना था राइट ना? चलो मटेरियल तो मैंने पर्पसली लिया वापस, सो दैट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आप लोग मटेरियल का मीनिंग समझे हो या नहीं समझे हो, एंड आई वांटेड टू डिस्कस दिस केस स्टडी, लाइव केस स्टडी. चलो ओवरहेड्स. नाउ व्हाट इज ओवरहेड्स? The aggregate of cost of indirect material, indirect labor, and such other expenses, including services, as cannot conveniently be charged directly to a specific cost unit. Overheads क्या होता है ना? Common cost. जो कॉमन है, 4 प्रोडक्ट्स आपके प्लांट पे बन रहे हैं, आपके फैक्ट्री में बन रहे हैं, तो वो चारों प्रोडक्ट के लिए कुछ कॉमन एक्सपेंसेस इनकर होते हैं जो हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. वी कैन नॉट आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली कि ये प्रोडक्ट के लिए कितना खर्चा हुआ, ये प्रोडक्ट के लिए कितना खर्चा हुआ. So those expenses are indirect expenses and they are called as overheads. Example, एक प्लांट है, उसमें 4 ड्रग्स बन रहे हैं. अभी ये फार्मा कंपनी से ही चलते हैं आगे. प्लांट पे 4 ड्रग्स बन रहे हैं. वो प्लांट जिस एरिया में, उसका डिप्रिसिएशन, प्लांट का डिप्रिसिएशन, उधर का इलेक्ट्रिसिटी, पावर, सुपरवाइजर्स, सिक्योरिटी गार्ड, ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो सब कॉमन रहेंगे. वो आप प्लांट वाइज, वो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप नहीं हो सकता है. अभी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको प्रोडक्ट वाइज देगा कि ये प्रोडक्ट के लिए इतना इलेक्ट्रिसिटी लगा, ये प्रोडक्ट के लिए इतना इलेक्ट्रिसिटी लगा. यू कैन नॉट डू दैट. डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओवरऑल प्लांट. उसको हम थोड़ी डिवाइड कर सकेंगे, ये प्रोडक्ट के लिए 4 घंटा यूज किया तो 4 घंटे का डेप्रिसिएशन, ये प्रोडक्ट के लिए 10 घंटा, और उतना टाइम रिकॉर्डिंग भी मेंटेन नहीं होता. that much time recording is also not maintained. So such expenses which cannot be identified directly to any product, जो किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स बोलते हैं. जो डायरेक्ट है, जो मालूम है ये प्रोडक्ट के लिए इतना खर्चा किया है, वो डायरेक्ट है. उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस है, दोज आर ऑल इनडायरेक्ट. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग. अभी सेल्स डिपार्टमेंट को आप ये एक ही प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं बोलोगे ना, वो चारों प्रोडक्ट को साथ में पिच करेगा. कोई ज्यादा बिकेगा, कोई कम बिकेगा, लेकिन उसका काम तो सबके लिए साथ में करना है ना. तो all such expenses are not directly, cannot be directly charged to product या specific cost unit, so they are called as indirect expenses or overheads. Now manufacturing or production or work overhead, factory overheads भी बोलते हैं इसमें. फैक्ट्री पे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बोला जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला जाता है, वर्क्स ओवरहेड बोला जाता है. इधर एग्जांपल दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, building, electric equipment, stores, consumables, repairs and maintenance of fixed asset, electricity charges, coal and fuel charges, rent rates and taxes on works,
Just will you give me a minute? ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख के लो. Thus, all indirect expenses related with factory area or manufacturing overheads. Just write down all these examples: coal and fuel charges, rent rates and tax on works, postage, stationery and other similar charges in factory, indirect wages, indirect material. The aggregate of the administrative overheads, all indirect expenses incurred in formulating policies, directing the organization, controlling controlling and managing the operations of an undertaking which is not directly related with research and development, producing or selling activity of the concern. Indirect expenses क्या होता है? Formulating policies. अभी directors ये ऑफिस में बैठते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, and not directly related with research and development, producing or selling activity of the concern. Office कहीं पे भी किसी भी direct activity में related नहीं है, तो it is called as administration overheads. इसमें दिया हुआ है salaries, rent, rates, insurance, powers, repairs and maintenance, etc. Now selling expenses, selling overheads. It is cost of seeking to create and stimulate demand and securing orders and compromises the cost of soliciting and recurring orders for the articles of commodities dealt in and of efforts to find and retain the customer. Basically इसका simple meaning क्या है? Marketing और sale करने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो, that is your selling overheads. Examples दिए हुए sale office expenses, salaries, commission. Other expenses related with sales department, showroom expenses, advertising, fancy packing to attract customers, free samples and gifts. After sale services, demonstration. अभी बहुत सारे लोग demonstration करने खड़े होते हैं ना, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो उसका demonstration कि ये प्रोडक्ट बराबर है या नहीं है. So these are certain items which are considered as selling. Distribution means warehouse rent, salary, insurance, rent rate, taxes of godowns and warehouse. Research cost, अभी ये normally आपके cost sheet में नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी cost sheet में होता है. Research cost, research and development cost क्या होता है? अगर आपका प्रोडक्ट करेंटली मार्केट में है, आपको उसको इम्प्रूव करना है, बेटर बनाना है, या कुछ नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है एज पर द डिमांड, तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो. तो R&D कॉस्ट, उसके लिए एक सेपरेट प्लेस होता है, उसके लिए सेपरेट मटेरियल लगता है, उसके लिए स्पेशल प्लांट लगता है, सब कुछ अलग होता है, समझा? उसके लिए साइंटिस्ट लगते हैं. यू रिक्वायर साइंटिस्ट, यू रिक्वायर फिजिशियन, केमिस्ट्री वाले पीपल. अभी कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कॉस्ट में नहीं आते हैं? Which expenses do not form the part of cost? Any expense which is purely of financial nature or which is not related to production of assets and production of
goods. Those those are called as, those are excluded from cost. कोई भी financial expenses, financial charges जो actually which do not, it does not form part of cost, जैसे loss on sale of fixed asset, loss on investment, discount on issue of shares and debentures, interest on bank loan, mortgage, debentures, other borrowing, expenses on company's share transfer fees आना चाहिए ये, damages, penalties and fines, losses due to scrap of machinery, remuneration to proprietor in case of fair reward for his service, in excess of fair reward of his service. Remuneration to partners लेते ही नहीं है. Interest on capital, expenses of raising capital, cash discount, etc. So yes, cash discount याद रखना, cash discount does not form part of cost sheet. So financial expenses cost sheet बनाते हुए we do not consider. Donation, charities, income tax, dividend ये सब भी नहीं लेते. Write off assets भी नहीं लेते. Financial income भी नहीं लेते हैं और abnormal gain और abnormal losses भी नहीं लेते हैं. Write down. Expenses excluded from cost. Expenses and incomes excluded from cost. Headings दे दो खाली. ये शॉर्ट में एग्जांपल्स लिख के लो. Appropriation of profits, donation, charities, taxes, dividend, transfer to reserves, yes sir. Write off assets, financial incomes, abnormal gain and losses, ये सारे नहीं लेते. तो ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होती है कॉस्ट शीट में. Now what is cost sheet? Cost sheet is a statement that helps in calculating the cost of a product. क्या cost sheet क्या है? Cost sheet is a statement designed to show output of particular accounting period along with breakup of cost. आपको ये पता चलेगा कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सेल्स हुआ एंड कॉस्ट कितना है. अभी ये देखो, ये फॉर्मेट दिया है. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड ऐड करोगे तो वर्क कॉस्ट आएगा, उसमें एडमिन ओवरहेड ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेल्स. अभी मैंने स्टार्ट उसी से किया. ओके, नाउ आई एम गोइंग विद द डिटेल्ड फॉर्मेट. उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगी. किसी के बैकग्राउंड में माइक ऑन है. नाउ सबसे पहले ना द बेसिक फंडामेंटल
ऑफ, सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है, सेल्स इन यूनिट्स। ये जो फॉर्मूला है वो यूनिट्स के लिए, सेल्स सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। ये यूनिट्स में है, किसमें है? यूनिट्स में। अभी एक प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है जहां पे आपके पास सेल्स नहीं है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, सेल्स और प्रोडक्शन, सेल्स दिया हुआ है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। मतलब अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप ये फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो इन यूनिट्स। ऑलवेज रिमेंबर ओपनिंग स्टॉक कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट हैज टू बी गिवन इन द प्रॉब्लम। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो नहीं लेना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला? सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब एफजी का है। किसका है? एफजी। एफजी मतलब क्या? फिनिश गुड्स। फिनिश्ड गुड्स। ओके, सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू फिनिश्ड गुड्स। ये पहला फॉर्मूला। और उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला इज फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। योर वर्किंग नोट नंबर 2 विल बी कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मली प्रॉब्लम में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स दिया होता है लेकिन अमाउंट नहीं दिया होता है। सो कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। ഇത് ചൊല്ലിക്കൂടെ അപ്പാട്ടെ തൂങ്കറൻ ചൊല്ലുണ്ട്. अरे कितना छोड़ना, क्या बोलने. इंटरेस्टिंग लग रहा है. Value of closing stock is equal to value of closing stock equals to units of closing stock, units of closing stock, क्लोजिंग स्टॉक का जितना भी यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ये दो फॉर्मूला आपके ये चैप्टर के महामंत्र है, गुरु मंत्र। दिस इज योर बेस, इसको भूलना नहीं है कभी भी, याद रखो। से अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सेल्स इज 9,000, प्रोडक्शन इज 10,000। इज देयर एनी क्लोजिंग स्टॉक? प्रोडक्शन इज 10,000, तो इज देयर एनी क्लोजिंग स्टॉक? इफ यस, हाउ मच? ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको प्रॉब्लम में दे दिया है कि ओपनिंग, आप ओपनिंग तो दिया ही नहीं है, मतलब नहीं है। आपको दिया है कि प्रोडक्शन 10,000 है, सेल्स 9,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा?
जल्दी बोलो। यस, वेरी करेक्ट। 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ और सिर्फ 9,000 सेल कर रही हूँ, मतलब 1,000 बच गया ना मेरे पास। दैट इज 1,000 इज माई क्लोजिंग स्टॉक। आर यू गेटिंग इट? अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है। प्रोडक्शन प्रोडक्शन दिया है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2,000, और ओपनिंग स्टॉक दिया है 1,000। So now what will be your sales? सेल्स क्या होगा? सेल्स का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। सो व्हाट इज सेल्स नाउ? जल्दी बताओ। यस स्मृति, वेरी गुड। प्राची, वेरी नाइस। मतलब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। ओपनिंग स्टॉक 1,000 प्लस प्रोडक्शन 10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2,000, दैट इज 9,000। वेरी गुड। अभी आपको सेल्स दिया है 10,000, प्रोडक्शन नहीं मालूम है आपको, क्लोजिंग स्टॉक मालूम है 1,500 एंड ओपनिंग इज 1,000। व्हाट इज द प्रोडक्शन? अभी प्रोडक्शन कितना होगा? आपके पास सेल्स यूनिट है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। ये फॉर्मूला में अगर मैं पुट करूं, सेल्स है 10,000 इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक इज 1,000 प्लस प्रोडक्शन मालूम नहीं है माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज 1,500। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? ये 10,000 उधर ही है, ये +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा, और ये -1,500 है, +1,500 हो जाएगा, will be equal to production. Now you tell me what is production? अरे फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट करने का। Yes, I'm waiting for you all to answer. 10,000 minus 1 is 9,000. 9,000 plus 1,500. Production is 10,500. कितने लोगों को नहीं समझा? टेल मी। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? यस। सो दिस इज योर बेस फॉर्मूला, जिसको आपको भूलना नहीं है। भूलोगे क्या? विल यू फॉरगेट इट? यस, नो, नेवर। खाली नो नहीं, नेवर। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। अभी हम लोग कॉस्ट शीट बनाना सीखेंगे। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले ना पर्टिकुलर्स
पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। आपको सबसे पहले लिखना है हेडिंग में कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड। और 31st कोणचं केले? कौन बात कर रहा है ये वैसे? कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड, कौन सा पीरियड है वो अकॉर्डिंगली हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको हेडिंग में प्रोडक्शन कितना है और सेल्स कितना है ये मेंशन करना है। प्रोडक्शन यूनिट्स एंड सेल्स यूनिट शुड बी मेंशन्ड, ओके। ये दो चीजें आपको यूनिट्स में मेंशन करनी है। सबसे पहले क्या आता है कॉस्ट शीट में? सबसे पहले क्या आता है कॉस्ट शीट में? बनाया ना अभी हम लोगों ने एक बार एक रफ कॉस्ट शीट। क्या नेवर? नहीं बनाया? अरे अभी तो सिखाया थोड़ी देर पहले एक वर्टिकल फॉर्मेट, नहीं सिखाया? रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज प्राइम कॉस्ट, नहीं सिखाया? ये क्या सीखा आप लोगों ने फिर? ये क्या है? दिस इज कॉस्ट शीट। यही तो आपका कॉस्ट शीट है, खाली इसमें अभी थोड़ा हम मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा इसको और बड़ा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। सबसे क्या पहले क्या आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या जिसको आप बोलोगे डायरेक्ट मटेरियल। The first item of your cost sheet is raw material consumed, yeah, you call it as direct material. It's raining in Badlapur. Badlapur में बारिश Yes, हो रही है? ma'am. Opening stock of raw material at purchase of raw material add expenses related to purchase। अभी expenses related to purchase में क्या क्या आता है पता है ना? Carriage inward, freight, ऑक्ट्राई, कस्टम ड्यूटी, ये सब एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज में जो जो आता है वो ऐड होगा। एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। RM मीन्स रॉ मटेरियल। ये प्लस माइनस करके जो फिगर आएगा दिस इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद रहेगा नहीं रहेगा? Now B is direct wages। डायरेक्ट वेजेस को हम मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोलते हैं, हम प्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं। जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो, मतलब वो प्रॉब्लम में देखना पड़ेगा आपको, ये नाम दिए हैं तो ये वेजेस है, तो ये डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाता है। थर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई नाम नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब बोला ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये तीनों को ऐड करके क्या मिलता है? चलो बताओ, जल्दी बताओ।
ये तीनों को ऐड करके क्या मिलता है? What you get by adding this 3? प्राइम कॉस्ट क्या मिलता है? प्राइम कॉस्ट। अभी आप लोगों को ये फॉर्मेट याद रहेगा, नेवर फॉरगेट इट। ये आपका फर्स्ट फिगर आया। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज योर प्राइम कॉस्ट। ये ABCD मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, नॉट नेसेसरी दैट यू राइट इट डाउन। अभी इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स और वर्क्स ओवरहेड। अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स और वर्क्स ओवरहेड में हमको मालूम है ना, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस मैं 2-3 लिखती हूँ, रेस्ट आई अज्यूम दैट आपको याद रहेगा। फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। हेलो, आई एम गुड सर। यस सर। Sir, you're talking to whom? And actually, I don't know regarding what you're talking. It is Neetu Kapoor. Sir, I'm from Kalyana Manna chapter. So, I'm good, sir. How are you? Yes, yes. Actually, he was not keeping well. He had COVID also. So he was not, then he recovered, but then later on his health started deteriorating. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, yes, sir. Thank you so much. Have a great day, sir. Bye. Hello. Am I audible? Yes, ma'am. Factory rent rate, taxes, power, fuel, water, depreciation on factory assets. So these are few items that we should remember. अभी ये सारा फैक्ट्री ओवरहेड्स हम आउटर कॉलम में लेके जाएंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये जो आउटर कॉलम का फिगर है ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? When you add prime cost में factory overheads, you get work cost. Yes, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे gross work cost. थोड़ा अभी फॉर्मेट मैंने बोला ना, I'll change. This is gross work cost. एक चीज यहाँ पे रह गई है, रुको, I just want to explain one more thing. बाद में आप लोगों को याद नहीं रहेगा। नॉर्मली ना फैक्ट्री में ना स्क्रैप होता है। अभी आप जब फैक्ट्री में काम करते हो तो वहां पे स्क्रैप होता है, तो सेल ऑफ स्क्रैप आता है। नॉर्मली वी डोंट इंक्लूड एनी इनकम इन कॉस्ट शीट, लेकिन अगर प्रॉब्लम में सेल ऑफ स्क्रैप दिया है आपको, इफ यू आर गिवन विद सेल ऑफ स्क्रैप, देन दैट सेल ऑफ स्क्रैप, अगर सेल ऑफ स्क्रैप दिया है तो वो सेल ऑफ स्क्रैप आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स में से माइनस करना है। क्या करना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स में से माइनस करना है। ओके,
you'll be having sale of scrap, you have to deduct it from factory overheads. So this is your gross work cost. अभी फैक्ट्री में ना एक स्टॉक और होता है, एक रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है और दूसरा WIP का स्टॉक होता है. सो हियर वी ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस closing stock of WIP. Opening stock minus closing stock of WIP. क्योंकि फैक्ट्री में वर्क्स होता है ना, तो WIP इज अ इनकम्प्लीट वर्क, वो यहाँ पे लेंगे. प्लस आया तो प्लस में लेंगे, माइनस आएगा तो माइनस में लेंगे. तो वी गेट नेट वर्क कॉस्ट. क्या मिलता है हमको? नेट work cost, net factory cost. Work cost and factory cost is one and the same thing. Are you getting it? Yes, no. अभी ग्रॉस वर्क कॉस्ट में अगर आप WIP एडजस्ट करते हो, कैसे एडजस्ट करना है? दिस इज एन एक्सपेंस शीट, तो हमेशा याद रखो एक्सपेंस ऐड होएगा, इनकम माइनस होगा. Add opening stock of WIP and less closing stock of WIP, you get WIP, net WIP. और वो WIP जब आप ग्रॉस वर्क कॉस्ट में एडजस्ट करते हो तो यू गेट नेट वर्क कॉस्ट. अभी नेक्स्ट क्या? वर्क कॉस्ट के बाद क्या? वर्क कॉस्ट के बाद क्या? एड क्या? जल्दी बोलो. अरे आई हैव लेक्चर इन SY. एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. अभी ऑफिस में क्या आता है आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है? यस, नो? सैलरीज, टेलीफोन चार्जेस, डायरेक्टर्स फीस, आई एम जस्ट वाइंडिंग अप विद 2-3 आइटम्स. अभी सारे आइटम्स तो हमने पढ़े हैं ना. इसको टोटल आउटर कॉलम में लेके जाएंगे एंड यू गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्या आता है हमको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अभी यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग ओवरहेड्स नहीं ऐड करते, यहाँ पे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG and less closing stock of FG. आपने दो जगह पे स्टॉक इंसर्ट किया, एक वर्क कॉस्ट में और दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद. सो ये आपको ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस करने के बाद यू विल गेट दिस. दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. This is your cost of goods sold. And इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, you get total cost या cost of sales, cost of sales
और टोटल कॉस्ट और इसमें ऐड होगा प्रॉफिट, तो यू गेट सेल्स। नॉर्मली प्रॉफिट फिगर नहीं दिया होता है, आपको सेल्स फिगर दिया होता है। तो प्रॉफिट और सेल्स और कॉस्ट का जो डिफरेंस है, normally you don't have प्रॉफिट, यू हैव सेल्स। आपके पास क्या होगा, सेल्स होगा। तो सेल्स में से जब कॉस्ट माइनस करोगे, उल्टा जाओगे, ये बीच का फिगर चाहिए। सेल्स में से अगर मैंने कॉस्ट माइनस किया तो मुझे प्रॉफिट मिलता है। ओके, अक्षी वेट, दिस इज टीवाई लेक्चर गोइंग ऑन। सो क्लियर है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट टीवाई स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. So tomorrow, can I expect कि आप लोगों को फॉर्मेट याद रहेगा? I'll upload the problem sheet today. इसमें ना कुछ अभी भी बाकी है, theoretical explanation. There are various types of overheads. अभी तक तो हमने सिर्फ functional overheads देखे, थोड़े और बाकी हैं that we'll do in between. ठीक है? So I end the lecture here. Tomorrow I expect you all to revise and come up with this lecture. Okay, I'll upload it actually. I'll do that. I'm not getting time. You all don't believe I'm occupied from morning till night, but I'll do this today. And it's raining also. Chalo. Okay, can I say bye? Yes, ma'am. Bye. Bye. आप लोग जाओ, मैं इधर ही हूँ।